एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। जब दुनिया तेल संकट और युद्ध की आग में जल रही है, तब भारतीय प्रधानमंत्री का G7 शिखर सम्मेलन में बुलाना कूटनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। क्या भारत वैश्विक संकट के समाधान के लिए कुछ पहल करेगा? आइए जानते हैं G7 देशों के बारे में, जिसका आगामी शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। भारत को इसमें क्यों बुलाया जा रहा है, बैठक में चर्चा के बिंदु क्या होंगे और समझेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। आइए देखते हैं G7 और G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। G7 क्या है? G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा का एक अनौपचारिक मंच है। कितने देशों का? तो ये 7 देशों का। देखिए, G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। और ये जो दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, कौन कौन इसमें शामिल है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा एक अनौपचारिक मंच है। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, या ऑप्शन में 4 दे देगा और 3 जो है कि इसका सदस्य देगा, 1 नहीं देगा। पूछेगा उसमें कि G7 के कौन से सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी 7 सदस्य देश हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। यूरोपीय संघ एक गैर सूचीकृत सदस्य के रूप में G7 की बैठकों में भाग लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, ये विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकर्ताओं को भी प्रायः इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। देखिए, किनको किनको किया जाता है? तो जो यूरोपीय संघ है, ये तो एक गैर सूचीकृत सदस्य के रूप में ये बैठकों में शामिल होता है। ये इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, विश्व बैंक है और संयुक्त राष्ट्र, इनको भी जो है कि इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। गठन वर्ष 1975 में G6 के रूप में ये चीजें किया गया था। देखिए, जब इसका गठन हुआ था तो ये जो है कि G7 नहीं था, उस टाइम पे क्या था? G6 था 1975 में। ठीक है, जो G6 देश कौन कौन से थे जिन्होंने मिलकर के इसका गठन किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान और इटली। ये 6 सदस्य जो है कि इसका गठन किए थे मिलकर के 1975 में। यह गठन वर्ष 1973 के तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता की प्रतिक्रिया का स्वरूप था। वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बन गया। कनाडा कब शामिल हुआ इसमें? तो 1976 में शामिल हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो G6 था पहले, बाद में G7 हो गया। अभी आज की डेट में G7 ही है। तो जो बाद में जुड़ा है वो कौन जुड़ा है देश? तो वो कनाडा जुड़ा है 1976 में। 2025 ने G7 की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। वर्ष 1997 में रूस के शामिल होने से यह G8 बन गया, लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के कारण उसे समूह से बाहर कर दिया गया और यह पुनः G7 बन गया। देखिए, ऐसे समझिए, पहले जो है कि ये G6 था। ठीक है, बाद में कौन जुड़ा? ये 1976 में जो है कि कनाडा जुड़ा और उसके बाद से ये G7 हो गया। ठीक है, उसके बाद से 1976 में, 1997 में इसमें जो कि रूस जुड़ा और ये क्या हो गया? G8 हो गया। ठीक है, तो G6 था पहले, कनाडा जुड़ा, G7 हो गया, उसके बाद से रूस जुड़ा, G8 हो गया। लेकिन 2014 में क्या हो गया कि जो रूस को बाहर कर दिया गया। किस रीजन से? जो क्रीमिया है, रूस ने क्या कर लिया कि क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और उसके कारण जो है कि इसको समूह से बाहर कर दिया गया और आज की डेट में भी G7 ही है। ठीक है, बैठक में क्या चर्चा होगी? मिडिल ईस्ट, जो पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है आज की डेट में, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट वर्सेस ईरान। ठीक है, इस पे बात होगी। तनाव कम करने के उपाय सोचा जाएगा इस चर्चा में। ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में बात की जाएगी। समुद्री रास्तों को फिर से खोलने के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है, बीच बीच में कोई जहाज आ रही है, नहीं आ रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है,
जितने भी तेल मतलब आयात होता है, आता जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आता है और दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। युद्ध के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बिल्कुल सही है कि युद्ध के कारण जो है कि यहां पे जो भी जहाज का आवाजाही है वो जो है कि इफेक्ट हुआ है। इसमें तेल की कीमतें बढ़ गई है, तेल की कीमतें इसी की वजह से काफी बढ़ गई है और ईरान कुछ देशों के जो जहाज है उनको रोक रहा है और मतलब कुछ को नहीं रोक रहा है, मतलब सभी को नहीं रोक रहा है, कुछ ही को मतलब वहां पे रोक रहा है क्योंकि ईरान के अंडर में ये जो है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। अब निष्कर्ष की हम बात करें तो भारत G7 का सदस्य तो नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत G7 का सदस्य देश है या नहीं है, तो नहीं है। फिर भी वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मिडिल ईस्ट संकट का जो सीधा असर है वो जो है कि ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ रही है। किस पे पड़ रही है, तो ये जो ऊर्जा सुरक्षा है और तेल की कीमतों पर जो है कि इसका सीधा असर पड़ रहा है। यह बैठक वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम है। भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन उसे पार्टनर देश के रूप में बुलाया गया है। किस रूप में बुलाया गया है उसको, भारत को, तो पार्टनर देश के रूप में जो है कि बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय देगा यहां पे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी में योगदान करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की कि भारत को G7 में किस रूप में आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन ए अस्थायी सदस्य के रूप में, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक के रूप में, ऑप्शन सी पार्टनर देश के रूप में, ऑप्शन डी संस्थापक सदस्य के रूप में। क्योंकि भारत जो है कि G7 का सदस्य तो है नहीं, अस्थायी सदस्य, तो इनमें ऑप्शन में आप लोग बताइएगा कि किस रूप में भारत को G7 में आमंत्रित किया गया है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा।